दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। वे भी करोड़ों लोगों की तरह भक्ति की भावना से भरे हुए थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि मां गंगा सभी देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद दें। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता पर बात हुई। साथ ही बता दें कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजिकल डेमोक्रेटाइजेशन के पक्षधर हैं और सैम अल्टमैन ने उनके इस दृष्टिकोण की तारीफ की। मंत्री ने बताया कि वो दोनों ने ओपन एआई के पूरे एआई स्टैक के बारे में, जिससे जीपीयू मॉडल और एप्स तैयार करने की रणनीतियां शामिल थी, गहरी चर्चा की। वहीं देखिए, 100 से ज्यादा इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका से वापस लौटने वाले हैं। ये सभी दोपहर तक अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हवाई अड्डे पर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि उनका स्वागत सही तरीके से किया जा सके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर दूसरे दिन भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पिछली बैठक में गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया था। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में दोस्तों यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कृपया अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो गई है और सब कुछ शांति से हुआ। इस बार करीब 60.42% लोगों ने मतदान किया। अगर इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में हुई, जहां 66.25% लोगों ने अपने वोट डाले। वहीं सबसे कम वोटिंग दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ ईस्टर्न दिल्ली में हुई, जहां सिर्फ 56.16% लोग ही वोट देने पहुंचे। अब बाकी इलाकों की भी बात करें तो शहादरा में 63.94%, उत्तरी दिल्ली में 59.55% और उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली में 60.70% मतदान हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटिंग ठीक ठाक रही, लेकिन कुछ इलाकों में उम्मीद से कम उत्साह दिखा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 होने वाला है, जिसमें देश भर से 15,000 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन शामिल होंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये 6 दिन तक चलेगा और इसमें सभी प्रतिभागी अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने का संकल्प लेंगे। खास बात यह है कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं बता दें कि सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही है। अगर कोई किसान 2.5 लाख तक का सोलर पंप लगवाना चाहता है तो उसे सिर्फ 23,900 देने होंगे। बाकी 2,15,100 की रकम सरकार खुद देगी। खास बात यह है कि एसटी के किसानों को पूरी 100% सब्सिडी मिल रही है, यानी उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप किसान हैं और बिजली बचाकर सोलर एनर्जी का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये बढ़िया मौका है। साथ ही अब प्रदेश के सारे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर दिन बच्चों ने मिड डे मील खाया है। इसका सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। इस पर स्कूल के हेडमास्टर और बाकी सभी टीचर्स के सिग्नेचर होने भी जरूरी होंगे। अगर कोई टीचर इस पर सिग्नेचर नहीं करता तो उसे एब्सेंट माना जाएगा। वहीं योगी सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के बाद प्रदेश के 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। इस ट्रेनिंग का फायदा आम लोग और स्टूडेंट, शिक्षक, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आदि को होगा। सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई की जानकारी मिल सके और वे इसे अपनी कामकाजी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। साथ ही दिल्ली चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने विधायकों के टिकट काटकर नए कैंडिडेट उतारे थे, उन सीटों पर अब ज्यादा चुनौती दिख रही है। बुधवार को मतदान के हालात को देखकर ये साफ हो गया कि इन सीटों पर आपके प्रत्याशियों को सिर्फ भाजपा और कांग्रेस से ही नहीं बल्कि अपने ही विधायकों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है।
देश में अब वसंत के मौसम में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यमन के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे के कुछ इलाकों में भी पारा इसी स्तर तक पहुंच चुका है। लगता है कि इस साल गर्मी जल्दी शुरू हो गई है। दोस्तों, अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विकास तेजी से हो रहा है। कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए त्रिपुरा सरकार के अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 2800 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सभी को ये भरोसा दिलाया कि अब वहां के लोगों के लिए बेहतर अवसर और विकास के रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने करीम आगा खान के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि प्रिंस करीम आगा खान एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और अध्यात्म को समर्पित कर दिया था। साथ ही रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मुंबई और हरियाणा के बीच क्वार्टर फाइनल मैच अब हरियाणा के लाहली की जगह कोलकाता में खेला जाएगा। ये मैच 8 से 12 फरवरी तक ईडन गार्डन्स में होगा। स्थल बदलने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। साथ ही शेयर बाजार में कुछ उठापटक हुई दोस्तों। आरबीआई की नीति निर्णय और विदेशी फंड की निकासी से पहले बाजार में गिरावट आई। सुबह बाजार तो अच्छे से शुरू हुआ था। सेंसेक्स 280 अंकों की बढ़त के साथ 78,551.66 पर था और निफ्टी 77 अंकों की बढ़त के साथ 23,773.55 पर था, लेकिन बाद में दोनों इंडेक्सों ने अपनी बढ़त को खो दिया और गिरावट दर्ज की गई। साथ ही बता दें आपको दोस्तों कि बांग्लादेश में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण के बाद ढाका में कुछ लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। हालांकि प्रशासन ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चंडीगढ़ के छोटे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को उन फ्लैट्स का मालिकाना हक नहीं मिलेगा दोस्तों। सरकार ने संसद में कहा कि पुनर्वास योजना के तहत इन मकानों के निवासियों को मालिकाना हक देने का कोई प्रावधान नहीं है। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने ये सवाल पूछा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका जवाब दिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस तरह से चलता रहेगा इस वीडियो में, लेकिन आप किस राज्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम बखूबी लिख दें, याद से लिख दें। इसी के साथ अगली खबर देखिए दोस्तों। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर बुधवार को दोपहर 1 बजे 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इसके साथ 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी आए थे। इस प्लेन में पंजाब के 30, हरियाणा और गुजरात के 33 लोग शामिल थे। वहीं बता दें कि आज संसद में बजट स्तर का 5वां दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग के कारण कार्यवाही स्थगित रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे और देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे। वहीं पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिससे चीन बहुत नाराज है। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने धमकी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो वे पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को रोक देंगे। साथ ही अमेरिका की अदालत में प्रिंस हैरी के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हेरिटेज फाउंडेशन ने सवाल उठाया है कि क्या हैरी ने अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में पहले कभी नशीली दवाओं के इस्तेमाल को लेकर झूठ बोला था या फिर उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने के लिए किसी तरह की विशेष सुविधा मिली थी। अब ये सवाल अदालत में उठाए गए हैं, तो देखना होगा दोस्तों, दिलचस्प होगा ये देखना कि आगे क्या होता है। साथ ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ अपने संबंध खत्म कर रहे हैं। कई मतभेदों के कारण उन्होंने अपने देश को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से हटने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति जोवियर माइली का ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का आह्वान किया था। इसके बाद बहुत तेजी से नियम कानून, सड़कों और इमारतों के नामों से अंग्रेजों की छाप हटाई जा रही है और स्वदेशी नामकरण किया जा रहा है। 2023 में अंग्रेजों के बनाए इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया। वहीं बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता पर भी बात हुई है।
साथ ही दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो गई है और सब कुछ शांति से हुआ। इस बार करीब 60.42% लोगों ने मतदान किया। अगर इलाकों की बात करें प्यारे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में हुई, जहां 66.25% लोगों ने अपने वोट डाले। वहीं सबसे कम वोटिंग दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ ईस्टर्न दिल्ली में हुई, जहां सिर्फ 56.16% लोग ही वोट देने पहुंचे। अब बाकी के इलाकों की भी बात कर लें तो शाहदरा में 63.94%, उत्तरी दिल्ली में 59.55% और उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली में 60.70 मतदान हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटिंग ठीक ठाक रही, लेकिन कुछ इलाकों में उम्मीद से कम उत्साह दिखा। दोस्तों, बजट 2025 पेश हो चुका है। अब सबकी नजर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक पर है, जो कि 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इस बार चर्चा इसीलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि करीब 5 साल बाद ऐसा मौका आ सकता है जब रिपो रेट में कटौती हो। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इसका सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर पड़ेगा, जिससे होम लोन, कार लोन जैसे लोन सस्ते हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आरबीआई क्या फैसला लेता है। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी बात रखी और उसके बाद इसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने यह साफ किया कि उनकी सरकार संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं आकाशवाणी के जाने माने समाचार वाचक वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। वो 102 साल के थे। खास बात यह है कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 की सुबह आकाशवाणी दिल्ली से भारत की आजादी की खबर सबसे पहले सुनाई थी। वेंकट रमन करीब 64 साल तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं और इसका नतीजा ये रहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब उनकी सरकार की मेहनत, समर्पण और मजबूत इरादों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो ऐसे में अपना ओपिनियन इस खबर पर जरूर पेश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वहीं देखिए दोस्तों, इस साल के पहले 6 महीनों में भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में 26% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि से ज्यादा है। साथ ही आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सितंबर तक भारत में कुल 42.1 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। पिछले 3 सालों में दोस्तों देखिए 8000 से ज्यादा महिलाओं ने नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर इलाज करवाया है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश भर में बने 615 नशा मुक्ति केंद्रों पर इलाज के लिए 315 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को जागरूक भी किया गया है। वहीं बता दें कि सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अब तक 1.72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिल चुका है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि इस योजना के तहत किसानों से अब तक करीब 32,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में लिए गए हैं। वहीं डीप सीक एआई को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं दोस्तों लगातार बढ़ रही हैं। कई देशों में इसे लॉन्च के बाद बैन भी कर दिया गया। अब भारत सरकार ने भी एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और डीप सीक को लेकर चेतावनी जारी की है। खासकर वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। बता दें कि यमुना के पानी को लेकर दिए गए बयान पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। शाम को कुरुक्षेत्र के शाहाबाद थाना पुलिस ने ये केस दर्ज किया। शाहाबाद के रहने वाले अधिवक्ता और मार्कंडेश्वर मंदिर के अध्यक्ष जगमोहन मनचंदा ने इसको लेकर शिकायत दी थी। वहीं भारतीय शेयर बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका में ट्रेड टैरिफ को लेकर तनाव थोड़ा कम हुआ, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। अब सबकी नजरें आरबीआई के रेट कट वाले फैसले पर टिकी हुई हैं कि आखिर अगला क्या एक्शन या क्या फिर प्लान होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम अचानक बदल गया। दोपहर से चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई। वहीं मैदानी इलाकों में दिन भर बादल आते जाते रहे, जिससे तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बेंगलुरु में राहुल द्रविड़ की कार एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई और इसके बाद उनकी ऑटो ड्राइवर से बहस हो गई। देखा जाए तो आमतौर पर शांत रहने वाले द्रविड़ इस बार गुस्से में नजर आए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वे ऑटो वाले से बहस करते दिख रहे हैं।
साथ ही वेव्स 2025 नाम का एक इंटरनेशनल ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, जिसमें लाइव प्रसारण के दौरान फैलने वाली गलत जानकारी से निपटने के लिए AI से जुड़े नए समाधान पेश किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने बताया कि इस इवेंट का एक खास हिस्सा ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज होगा, जिसका मकसद AI की मदद से फेक न्यूज और गलत जानकारी को रोकना है। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की। वैसे पिछले महीने में भी उन्होंने ऐसी बैठक की थी और साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर इसे खत्म करने के लिए काम करने के निर्देश भी दिए गए थे। मतलब सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत 71 दिनों से चल रहा है। मंगलवार को हरियाणा के 50 गांव के किसान अपने खेतों के ट्यूबवेल का पानी लेकर पहुंचे ताकि वही पानी डल्लेवाल को पिलाया जा सके। किसानों का कहना है कि वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं और डल्लेवाल इसी मकसद से मरना व्रत पर बैठे हैं। माहौल काफी भावुक हो गया है वहाँ पर। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।